दोस्तों, स्वागत है आपका अंजारा ये जोन में। आइए आज एनसीईआरटी 9th चैप्टर के बारे में डिस्कशन करते हैं ना। प्राकृतिक वनस्पति है ना तथा वन्य प्राणी। हमारा देश भारत को विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता है ना, जो 12 बायोडाइवर्सिटी वाले देशों में से एक है कहता है। लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाते हैं, स्पीसीज के पौधे पाए जाते हैं। पाए जाने के कारण ये देश विश्व में दूसरे स्थान पर और एशिया के देशों में चौथे स्थान पर है। भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं। कितने? 15,000 फूलों के पौधे हैं, जो कि विश्व में फूलों के पौधों का 6% है। विश्व में जितने फूल है उसका 6% फूल कहाँ पे होता है? भारत में। इस देश में बहुत से फूल है ना बिना फूलों के पौधे हैं, जैसे फर्न, शैवाल, एल्गी जिसको कवक, फंजाई भी पाए जाते हैं। भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार की मछलियां ताजे तथा समुद्री पानी में पाई जाती है, ओशन वाटर में पाए जाते हैं। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है कि वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है, लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता है, इसे अक्षत वनस्पति कहते हैं। अतः विभिन्न प्रकार की कृषिकृत फसलें, फल और बागान वनस्पति का भाग है, परंतु प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। वह वनस्पति जो कि मूल रूप से भारतीय है उसे देशज कहते हैं, लेकिन जो पौधे भारत के बाहर से आए उसे विदेशज कहते हैं, है ना। वनस्पति जगत शब्द का अर्थ है किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय पौधों की उत्पत्ति से है। इस तरह प्राणी जगत जानवरों के विषय में बतलाता है। वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में इतनी विविधता निम्नलिखित कारणों से है। धरातल देखते हैं। भूभाग। भूमि का वनस्पति पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। क्या पर्वत, पठार तथा मैदान और शीतोष्ण कटिबंधों में एक प्रकार का ही वनस्पति नहीं हो सकती। धरातल के स्वभाव का वनस्पति पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। उपजाऊ भूमि पर प्राय कृषि की जाती है। उर्वर तथा असमतल भूभाग पर जंगल तथा घास के मैदान हैं, जिनमें वन्य प्राणियों के आश्रय मिलता है। मृदा के बारे में देखते हैं। विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है, जो विविध प्रकार की वनस्पति का आधार है। मरुस्थल में बलुई मृदा है ना, कटीली झाड़ियां तथा नदियों के डेल्टा क्षेत्र में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पर्वतों की ढलानों में जहाँ मृदा की परत गहरी है, शंकुधारी वन पाए जाते हैं, है ना। देखिए जलवायु में तापमान के बारे में बता रहा है। वनस्पति की विविधता तथा विशेषताएं तापमान और वायु की नमी पर निर्भर करती है। हिमालय पर्वत की ढलानों तथा प्रायद्वीप के पहाड़ों पर 915 मीटर की ऊंचाई से ऊपर तापमान में गिरावट वनस्पति के पनपे और बढ़ने के प्रभावित करती है और इसे उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण तथा अल्पाइन वनस्पतियों में परिवर्तित करती है ना। आइए जरा देखते हैं यहाँ पे। उष्ण देखिए कितना, 24 डिग्री सेल्सियस से अधिक। 18 डिग्री जनवरी के मौसम में तापमान दिया है, 18 डिग्री से अधिक कोई पाला नहीं होगा, है ना। उष्ण में। उपोष्ण में देखिए क्या दिया है, यहाँ पाला कभी कभी हो भी सकता है। शीतोष्ण में देखिए कभी पाला कभी बर्फ होगा। अल्पाइन में देखिए क्या, 7 डिग्री से कम, 1 डिग्री से कम यहाँ ग्लेशियर होते हैं, बर्फ होता है। सूर्य का प्रकाश। किसी भी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समय स्थान के अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई, ऋतु पर निर्भर करता है। प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण वृक्ष गर्मी की ऋतु में जल्दी बढ़ते हैं। हिमालय पर्वत की दक्षिण ढलानों पर उत्तरी ढलानों की अपेक्षा ज्यादा सघन वनस्पति क्यों है, आपको बताना है। वर्षण के बारे में देखते हैं। भारत में लगभग सारी वर्षा आगे बढ़ते हुए दक्षिण पश्चिमी मानसून, है ना, एवं पीछे हटते हुए उत्तर पूर्वी मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून होती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में अपेक्षा सघन वन पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढलानों पर पूर्वी ढलानों की अपेक्षा अधिक सघन वनस्पति क्यों है? क्या आपने कभी सोचा है कि वन मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है? वन नवीकरण योग्य संसाधन है और वातावरण की गुणवत्ता बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। यह स्थानीय जलवायु, मृदा अपरदन तथा नदियों की धारा नियंत्रित करते हैं। ये बहुत सारे उद्योग के आधार हैं तथा कई समुदायों की जीविका प्रदान करते हैं। ये मनोरम प्राकृतिक दृश्यों के कारण पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, है ना। ये पवन तथा तापमान को नियंत्रित करते हैं और वर्षा लाने में भी सहायता करते हैं। इनसे मृदा को जीवाश्म मिलता है और वन्य प्राणियों की आश्रय है।
भारतीय प्राकृतिक वनस्पति में कई कारणों से बहुत बदलाव आया है, जैसे कि कृषि के लिए अधिक क्षेत्र की मांग, उद्योगों का विकास, शहरीकरण की परियोजनाएं और पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था, है ना, के कारण वन्य क्षेत्र कम हो रहे हैं। परियोजना के बारे में देखते हैं। अपने स्कूल या गली मोहल्ले में वन महोत्सव का आयोजन करो और वृक्षों को पौधा लगाओ, उनकी देखभाल करो और देखो वो कैसे बढ़ते हैं। सन 2003 में वनों का कुल क्षेत्रफल 68 लाख वर्ग किलोमीटर था। भारत में बहुत से भाग में वन क्षेत्र सही मायने में प्राकृतिक नहीं है। कुछ अगम्य क्षेत्रों को छोड़कर, जैसे हिमालय और मध्य भारत के कुछ भाग तथा मरुस्थल, जहाँ प्राकृतिक वनस्पति है, शेष भागों में मनुष्य के हस्तक्षेप यानी प्राकृतिक वनस्पति आंशिक या संपूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुकी है या फिर बिल्कुल निम्न कोटि की हो गई है। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में वनों का कुल क्षेत्रफल इतना बताया है। तभी वन रिपोर्ट का 17वीं या 18वीं रिपोर्ट आई है, आपको बताना है। पृथ्वी पर पादपों, पारिस्थितिकीय तंत्र, इकोलॉजिकल, है ना, सिस्टम को देखिए। पृथ्वी पर पादपों तथा जीवों का वितरण मुख्यतः जलवायु द्वारा निर्धारित होता है। किसी क्षेत्र के पादपों की प्रकृति, है ना, काफी हद तक उस क्षेत्र के प्राणी जीवन को प्रभावित करता है। जब वनस्पति बदल जाती है तो प्राणी जीवन भी बदल जाता है ना। जो वाइल्ड लाइफ जो वहाँ के हैं, है ना, उसकी भी जीवन शैली बदल जाती है। किसी भी क्षेत्र के पादप तथा प्राणी आपस में तथा अपने भौतिक पर्यावरण से एंड इंटरेक्शन अंतर संबंधित होते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र, एक इकोलॉजिकल सिस्टम का निर्माण करते हैं। मनुष्य भी इस पारिस्थितिकी तंत्र का अविच्छिन्न भाग है। मानव कैसे किसी स्थान के पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करता है। मनुष्य वन्य जीवन और वनस्पति को अपने लाभ के लिए प्रयोग करता है। मनुष्य अपने लालच के कारण संसाधनों का अधिकतम प्रयोग करता है ना। वह वृक्षों को काटकर और जानवरों को मारकर पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन पैदा करता। परिणाम स्वरूप कुछ प्रजातियों के विलुप्त होने का भय था। क्या आप जानते हैं कि धरातल पर एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति या प्राणी जीवन वाले विशाल पारिस्थितिकीय तंत्र को जीवोम या बायोम कहते हैं। जीवोम की पहचान पादप पर आधारित होती है। वनस्पति के प्रकार को देखते हैं, है ना, पाई जाती है। तो इसमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियाँ, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन, है ना। देखिए 1.5 मीटर में देखिए दिया है। झाड़ी परत होंगे 5 मीटर के बीच में। नवीन वृक्ष यहाँ पे आ जाएंगे। 20 मीटर वाले हैं। वितान परत देखिए 40 मीटर में। निर्गत परत अधिकतम ऊंचाई देखिए 7 मीटर दिया गया है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार, है ना, स्थल पर ये परत है रूप। और यहाँ पे देखिए आप उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। अगर बात करें, ये देखिए यहाँ पे वेस्टर्न घाट है ना। और यहाँ पे बात करें तो ये वेस्टर्न घाट है, यहाँ पे इस एरिया में पाए जाते हैं। और ये नॉर्थ ईस्ट में है ना, नॉर्थ ईस्ट का ये है ना, नॉर्थ ईस्ट का ये राज्य है जिसमें नागालैंड है, मिजोरम, त्रिपुरा, है ना, यहाँ मेघालय है ना। इसके बाद उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, देखिए इसमें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती भारत के ज्यादातर हिस्सों में पाए जाते हैं। अगर आप देखें यहाँ पर, ये पूरा हिस्सा क्या है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है ना। उसके बाद अगर पर्वतीय वन करें, जहाँ माउंटेन एरिया से अगर बात करें, तो भारत में यहाँ पे माउंटेन एरियाज है। ये नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश है ना, ये वाला एरिया, और पूरा जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख का एरिया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, है ना, पूरा एरिया ये क्या है, पर्वतीय एरिया है। तो यहाँ कौन सा वन है ना, यहाँ पे आपका पर्वतीय वन है। कैसा वन है, पर्वतीय वन है, माउंटेन फॉरेस्ट। अब उसके बाद मैंग्रोव वन देखिए कहाँ पे है। मैंग्रोव वन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए, ये है मैंग्रोव वन। यहाँ पर मैंग्रोव वन आपको मिलेंगे। कुछ एरिया यहाँ पर भी होते हैं और यहाँ पर भी मैंग्रोव वन, और ये भी मैंग्रोव वन। उसके बाद है उष्णकटिबंधीय कटीले वन, है ना, उष्णकटिबंधीय कटीले वन, है ना। अगर देखिए तो ये राजस्थान क्या है, उष्णकटिबंधीय कटीले वन। यहाँ पर भी राजस्थान, है ना, गुजरात में भी है इस तरह से। और नीचे है अरब सागर आपका, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी, नीचे हिंदू महासागर, ये लक्षद्वीप, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, है ना। आइए मिलते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के बारे में क्या बात। ये वन पश्चिमी घाटों को अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भाग तथा तमिलनाडु के तट तक सीमित है। ये उन क्षेत्रों में भली भांति विकसित होती है जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है।
इन वनों में वृक्ष 60 मीटर या इससे भी अधिक ऊंचाई तक पहुंचते हैं। चूंकि ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म तथा आर्द्र रहते हैं, अतः यहाँ हर प्रकार की वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियाँ और लताएं उगती है और वनों में इनकी विभिन्न ऊंचाइयों से कई स्तर देखने को मिलते हैं। वृक्षों में पतझड़ होने की कई निश्चित समय नहीं होता, अतः यह वन साल भर हरे भरे होते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले, अगर व्यापारिक महत्व की दृष्टि से देखें, आर्थिक दृष्टि से, तो यहाँ पे मिलेंगे वृक्ष में अबूनस यानी एबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबर और सिंकिना। कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इन वनों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले जो वाइल्ड लाइफ है, जानवर होते हैं, प्रजाति है, इसमें हाथी है, बंदर है, लेमूर है, हिरन, एक सींग वाले गेंडे असम में पाए जाते हैं, पश्चिमी बंगाल के दलदली क्षेत्रों में मिलते हैं। इसके अतिरिक्त जंगलों में कई प्रकार के पक्षी, चमगादड़ तथा कई रेंगने वाले जीव भी पाए जाते हैं। उसके बाद आते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्रों में फैले हैं। कौन सा वन है? अगर पूछे भारत में सबसे बड़ा एरियाज में कौन सा वन है, उसका नाम क्या है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उन क्षेत्रों में विस्तृत है जहाँ 70 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है ना। इस प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। जल की उपलब्धि के आधार पर इन वनों की आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। इनमें से आर्द्र तथा नम पर्णपाती वन क्षेत्र में पाए जाते हैं, जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ऐसे वन देश के पूर्वी भाग, उत्तरी पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपथ प्रदेशों, झारखंड, पश्चिम उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढलानों में पाए जाते हैं। सागौन इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है। बांस, साल, शीशम, चंदन, रेवर, कुसुम, अर्जुन, शहतूत वृक्ष व्यापारिक वाली प्रजातियां हैं। शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। ये वन प्रायद्वीपीय पठार के ऐसे वर्षा वाले क्षेत्र उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं। विस्तृत क्षेत्रों में सागौन है, साल है, पीपल, नीम के वृक्ष उगते हैं ना। ये देखिए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। ये बहुत बड़े भाग कृषि कार्य में प्रयोग हेतु साफ कर बहुत बड़े भाग कृषि के रूप में प्रयोग किया जाता है इसका, है ना। इन जंगलों में पाए जाने वाला जानवर की बात करें तो यहाँ पे शेर पाए जाते हैं, सिंह, शेर, सुअर, हिरन, हाथी, विविध प्रकार के डाइवर्सिफाई के प्रकार के, है ना, बर्ड्स, पक्षी, छिपकली, सांप, कछुए भी पाए जाते हैं। उसके बाद आते हैं कटीले वन तथा झाड़ी, है ना। जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ प्राकृतिक वनस्पति, कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती है। इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तर पश्चिम भागों में पाई जाती है, जिनमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के अर्धशुष्क क्षेत्रों में सम्मिलित है। यूफोर्बिया तथा नागफनी कैक्टस यहाँ की मुख्य पादप प्रजातियां हैं। इन वनों के वृक्ष बिखरे हुए होते हैं। इनकी जड़ें लंबी तथा जल की तलाश में चारों तरफ फैली होती है। पत्तियां प्राय छोटी होती है ना, जिनमें वाष्पीकरण कम से कम हो सके। शुष्क भागों में झाड़ियां, कटीले पादप पाए जाते हैं। जंगलों में प्राय चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िया, शेर, सिंह, जंगली गधा, घोड़े, ऊंट पाए जाते हैं। अब है पर्वतीय वन। पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी तथा ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर दिखाई देता है। वनस्पति में जिस प्रकार का अंतर हम उष्णकटिबंधीय प्रदेशों, टुंड्रा की ओर देखते हैं, उसी प्रकार का अंतर पर्वतीय भाग ऊंचाई के साथ साथ देखने को मिलता है। 1000 मीटर से भी 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक तथा चेस्टन जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष जैसे चीर, जिसको पाइन बोलते हैं, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सीडर आदि पाए जाते हैं। ये वन प्राय हिमालय की दक्षिण ढलानों, दक्षिण पूर्व उत्तर भारत के अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। प्राय 3600 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वन घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेती है। सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन व बर्च इन वनों का मुख्य वृक्ष है। जैसे हिम रेखा, है ना, स्नो लाइन है, के निकट पहुंचते हैं। वृक्षों के आकार छोटे होते हैं, अंततः झाड़ियों के रूप में बाद में अल्पाइन घास के मैदानों में विलीन हो जाते हैं। इनका उपयोग गुज्जर तथा बकरवाल जैसे घुमक्कर जातियों द्वारा पशुचारण के लिए बनाया जाता है। अधिक ऊंचाई वाले भाग में मांस, लीचन घास, टुंड्रा वनस्पति का एक भाग है। इन वनों में प्राय कश्मीरी महामिर्ग, चित्रा हिरन, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बतीय बारहसिंगा, याक, स्नो तेंदुआ, स्नो लेपर्ड जिसको बोलते हैं, गिलहरी, रीछ
आइबैक्स, कहीं-कहीं लाल पांडा, है ना? घने बालों वाली भेड़ तथा बकरियाँ पाई जाती हैं। उसके बाद आते हैं मैंग्रोव वन के बारे में। ये देखिए मैंग्रोव वन। ये वनस्पति ये है पर्वतीय वन आपका। ये वनस्पति तटवर्ती क्षेत्रों में जहाँ ज्वार-भाटा आते हैं की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाती है। घने मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है, जिसमें पौधों की जड़ें पानी में डूब जाती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, है ना? नदियों के डेल्टा भाग में ये वनस्पति मिलती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, जिनसे मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। नारियल, तार, कूड़ा, एंगर के वृक्ष विभिन्न भागों में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है। इसके अतिरिक्त कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल एवं कई प्रकार के सांप भी इन जंगलों में मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ दिया औषधीय पौधे हैं, है ना? जो मेडिसिन के रूप में यूज होता है। आइए जरा इसके बारे में देखते हैं। ये पूछा गया है ना, यहाँ पर थोड़ा पढ़ते हैं अभी। वन्य प्राणी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ वहाँ के जो जीव हैं, है ना? वनस्पति की भांति ही भारत विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति में भी धनी है। ये जीवों की लगभग 90,000, है ना, प्रजातियां मिलती है। देश में लगभग 2000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती है। ये कुल विश्व का 13% है। ये मछलियां की 2546 प्रजातियां हैं, जो विश्व का लगभग 12% है। भारत में विश्व के 5 से 8% तक उभयचरी, सरीसृप तथा स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं। ये कितना डेटा यहाँ पे दिया गया है। स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। असम, कर्नाटक और केरल के उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। आपको बताना है कि सबसे ज्यादा है हाथी किन 3 स्टेटों में पाए जाते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। आइए देखते हैं मेडिसिन के बारे में। भारत प्राचीन समय से अपने मसालों तथा जड़ी बूटियों के लिए विख्यात रहा है। आयुर्वेद में लगभग 2000 पादपों का वर्णन और कम से कम 500 तो निरंतर प्रयोग में आते रहे। विश्व संरक्षण संघ ने लाल सूची के अंतर्गत 352 पादपों की गणना की, जिसमें 52 पादप अति संकटग्रस्त और 49 पादपों का भी नष्ट होने का खतरा है। भारत में प्राय औषधियों के लिए प्रयोग होने वाले कुछ निम्नलिखित पादप हैं। सर्पगंधा, ये रक्तचाप ब्लड प्रेशर के निदान के लिए प्रयोग होता है। केवल भारत में ही पाया जाता है, याद रखना है। उसके बाद है जामुन। पके हुए फल से सिरका बनाया जाता है, जो वायुसारी और मूत्रवर्धक और इसमें पाचन शक्ति के भी गुण, है ना? बीज का बनाया हुआ पाउडर मधुमेह, डायबिटीज के रोग में भी सहायता होता है। उसके बाद है अर्जुन। ताज पत्ते का निकला हुआ रस का कान के दर्द के इलाज में सहायता करता है। ये रक्तचाप, ब्लड प्रेशर की रेगुलरिटी, नियमितता के लिए लाभदायक है ना? उसके बाद है बबूल। इसके पत्ते आँख की फुंसी के लिए लाभदायक है। इससे प्राप्त गोंद का प्रयोग शारीरिक शक्ति की वृद्धि के लिए होता है। उसके बाद है नीम, है ना, जैव और जीवाणु प्रतिरोधक एंटीबायोटिक के रूप में। तुलसी का पादप, तुलसी का पौधा, जुकाम और खांसी की दवा में इसका प्रयोग होता है। कचनार, फोरा, अल्सर व दमा रोगों के लिए प्रयोग होता है। इस पौधे की जड़ और कली कली पाचन शक्ति में सहायता करती है। अपने क्षेत्र के औषधीय पादपों की पहचान करें। कौन से पौधे औषधि के लिए प्रयोग होते हैं और उस स्थान के लोग उनका कौन-कौन सी बीमारियों के लिए प्रयोग करते हैं। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र मनुष्य के जीवन के लिए अनिवार्य है। क्या ये संभव है कि प्राकृतिक पर्यावरण के निरंतर होता जा रहा विनाश को रोका जा सके, है ना? यहाँ पे देखते हैं, देखिए यहाँ पे दिया गया है वन्य प्राणी और निश्चय निश्चय, है ना? यह देखिए यहाँ है दांची गांव, जम्मू एंड कश्मीर में है। राजा जी कॉर्बेट नेशनल पार्क है। दुधवा राष्ट्रीय पार्क, शिवपुरी वन्य जीव है, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बताया है। यहाँ पे बताना है आपकी कमेंट करके अभी कितना बायोस्फीयर रिजर्व हो गया है। देखिए अट्टू नगर, सिमलीपाल, है ना, बांग्लादेश, ये सारे हैं। संजीव गांधी वन्य प्राणी अभयन, है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में है। उसके बाद ये है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चंद्रप्रभा, महानदी में पाया सरिस्का, है ना। उसके बाद पक्षी अभयारण्य, है ना, नेशनल पार्क की बात करें तदबा, कान्हा, रणथंभौर, केवलादेव, है ना, स्टेट वाइज राजाजी कॉर्बेट पार्क, राजगीर, सिमलीपाल, कान्हा, है ना, यहाँ पे बांदीपुर। आइए देखते हैं। जो पश्चिम बंगाल तथा असम के दलदली क्षेत्रों में रहते कच्छ के रण तथा थार मरुस्थल में क्रमशः जंगली गधे और ऊंट होते हैं। अभी मैंग्रोव वन के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। भारतीय भैंसा, नीलगाय, चौंसिया, छोटा मिरिक, विभिन्न प्रजातियों वाले हिरन आदि कुछ अन्य जानवर हैं जो भारत में पाए जाते हैं। या बंदरों की भी अनेक प्रजातियां पाई जाती है। भारत जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972
वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 1972 में लागू किया गया था। भारत विश्व का अकेला देश है जहाँ शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं। रजिस्टरमेंट बना के दे दिया जाए, क्या भारत विश्व का केवल एक देश है जहाँ शेर और बाघ पाया जाता है, तो बिल्कुल सही होगा। भारतीय शेरों के प्राकृतिक वास स्थल की अगर हम बात करें तो गुजरात में गिर जंगल, बाघ मध्य प्रदेश तथा झारखंड वनों, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन हिमालय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बिल्ली जाति के सदस्यों में तेंदुआ भी है ना। ये शिकारों की जानवरों में मुख्य। अगर बिग कैट अलायंस के बारे में हम लोग बात हैं तो कितनी बिग कैट्स में आते हैं, आपको कमेंट करके जरूर बताना। हिमालय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जानवर अपेक्षाकृत कठोर जलवायु को सहन करने वाले होते हैं, जो अत्यधिक ठंड में जीवित रहते हैं। लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में याक पाए जाते हैं। कुछ छत्तेदार सींग वाले बैल जैसा जीव है जिसका भार लगभग 1 टन होता है। तिब्बती बारहसिंगा, लाल जंगली भेड़, कियांग तिब्बती जंगली गधे यहाँ पाए जाते हैं। कहीं-कहीं लाल पांडा भी कुछ भागों में मिलते हैं। नदियों, झीलों तथा समुद्रों में कछुए, मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का ऐसी प्रतिनिधि है जो विश्व में केवल भारत में ही पाया जाता है। तो घड़ियाल से यूपीएससी में सवाल पूछे गए हैं, बताइए। और ये वाला भी पूछा गया है। भारत में अनेक रंग-बिरंगी पक्षी पाए जाते हैं। मोर, बत्तख, तोता, मैना, सारस तथा कबूतर आदि कुछ पक्षी प्रजातियां हैं जो देश के वनों तथा आर्द्र क्षेत्रों में रहती है ना। यहाँ पे देखते हैं कि इसको भी पढ़ना जरूरी है। यहाँ पे प्रवासी पक्षी किसको बोलते हैं। भारत के कुछ दलदली भाग प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। शीत ऋतु में साइबेरियन सारस बहुत संख्या में यहाँ आते हैं। इन पक्षियों का एक मनपसंद स्थान कच्छ का रण है। जिस स्थान पर मरुभूमि समुद्र में मिलती है वहाँ लाल सुंदर कलंगी वाली फ्लेमिंग फ्लेमिंग है। देखिए राजस्थान के सांभर झील में आपको ये मिलेगा बहुत ही ज्यादा। पूरा अगर आप वीडियो में भी यूट्यूब में सर्च करके देख सकते हैं, पूरी तरह से आपको गुलाबी गुलाब मिलेंगे। हजारों की संख्या में आते हैं। खाड़े कीचड़ के ढेर बनाकर उनमें घोंसले बनाती है, बच्चों को पालती है। देश के अनेक दर्शनीय दृश्यों में भी एक ये हमारी कीमती धरोहर नहीं है। कीमती धरोहर क्या पूछा है, हमारी नहीं है। बिल्कुल, ये जब ठंड ज़्यादा बढ़ती है तो साइबेरिया से पक्षी माइग्रेट करके भारत के राजस्थान वाले इलाके में आते हैं। हमें अपनी फसल जैव विविधता जो बायोडायवर्सिटी है, पर्यावरण से चुनी यानी खाने योग्य पौधों का निश्चय से हमने बहुत से औषधि पादपों का प्रयोग कर उनका चुनाव किया है। बिल्कुल। क्या कहते हैं, दूध देने वाले पशु भी प्रकृति द्वारा बहुत सारे जानवरों में से चुने गए हैं। जानवर हमें बोझ ढोने, कृषि कार्य तथा यातायात के साधन के रूप में मदद करते हैं। इनमें मांस एवं अंडे भी प्राप्त होते हैं। मछली से पौष्टिक आहार मिलता है। बहुत से कीड़े मकोड़े फसलों, फलों और वृक्षों के परागण में मदद करते हैं और हानिकारक कीड़ों पर जैविक नियंत्रण रखते हैं। प्रत्येक प्रजाति का पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान है। इकोलॉजिकल सिस्टम में क्या है, उसका तंत्र में योगदान है। तो उनका संरक्षण, कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन क्या अनिवार्य है। जैसा पहले बताया गया है कि मनुष्य द्वारा पादपों और जीवों के अत्यधिक उपयोग के कारण पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलन बिल्कुल अनबैलेंस हो गया है। लगभग 1300 पादप प्रजातियां संकट में तथा 20 प्रजातियां भी नष्ट हो चुकी है। काफी वन्य जीव प्रजातियां भी संकट में है और कुछ भी नष्ट हो चुकी है। पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण लालची व्यापारियों को अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना है। रासायनिक और औद्योगिक अवशिष्ट तथा तेजाबी जमाव के कारण प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, कृषि तथा निवेश के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का कारण है ना। अपने देश के पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई कदम उठाए। इसमें 14 जीव मंडल निश्चय है। आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए, इनमें से 4 सुंदरवन, बंगाल, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी। अभी फिलहाल 13 है। नीलगिरी है ना, गन्ना विश्व जीव मंडल निश्चय में की गई है। 14 जीव मंडल निश्चय है, आरक्षित क्षेत्र नहीं 13 है। सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नंदा देवी, मनोकरेक, ग्रेट निकोबार, मानस, अचनाकमार, पंचमढ़ी, कंचनजंगा, डिब्रूगढ़, सिखावत, दिबांग, दिबांग, सिमलीपाल। अभी है ना हिमाचल प्रदेश, अगर इस भारत के इस एरियाज की बात करें यहाँ पे है ना, तो ये वाला एरियाज हिमाचल प्रदेश में है ना कोल्ड डिजिट को शामिल किया गया है ना। तो आपको बताना है कि बायोस्फीयर मैप कार्यक्रम के तहत है ना, मैनन बायोस्फीयर कार्यक्रम के तहत सबसे बड़ा जो है बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है। सन 1992 से सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई गई। शेर संरक्षण, गेंडा संरक्षण, भारतीय भैंस संरक्षण,
पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन के लिए कई योजनाएं बनाई गई है। 89 नेशनल पार्क हैं, अभी तो बहुत ज़्यादा है, 100 कुछ है। 490 वन्य प्राणी अभयारण्य है, अभी तो 500 कुछ। कई चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए, लेकिन हकीकत क्या है, बहुत सारे चिड़ियाघर में जो हमारे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं, है ना, उसकी जिस तरह से मिलना चाहिए न्यूट्रिशन उस तरह से नहीं मिल रहा है ना, जो पोषक तत्व की है उसमें कमी है ना। हम सभी को अपनी अतिजीविता के लिए प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के महत्व को समझना चाहिए। यह तब संभव है जब प्राकृतिक पर्यावरण का अधिकांश अंधविनाश काल समाप्त कर दिया जाए। रबर का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से, आपको कमेंट करके बताना है। सिनकोना के वृक्ष कितने वर्षा क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो ये वाला यहाँ पे हो जाएगा। सिमलीपाल जीवमंडल नीचे कौन से राज्य में है, तो ये उड़ीसा में है, आपको बताना है। भारत के कौन से जीवमंडल नीचे विश्व के जीवमंडल नीचे में लिए गए, तो मन्नार की खाड़ी को लिया गया है। आपको ये सारी चीजें बनानी है ना, और भारत के मैप के थ्रू पूरा एरियाज को कवर करना है। तो एनसीईआरटी का ये चैप्टर नंबर कितना था, 5, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।